हाँ जी, कल आप लोगों ने क्या पढ़ा? सर हमने कल पढ़ा इंड एस 38 इंटेंजिबल एसेट, कल स्टार्ट किया था ना। ओके, तो सर इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन क्या? सर इंटेंजिबल एसेट आर द आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी एसेट्स and they are non-monetary asset without physical substance and they can be used they are held for use in they held for use in किस में प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स, और तीसरा क्या? फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज या एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज। सर एसेट को आइडेंटिफिएबल कब बोला जाएगा? हमने जाना था या तो ये क्या हो, सेपरेबल हो, मतलब सेपरेटली बेचा जा सकता हो, ट्रांसफर किया जा सकता हो सेपरेटली, या फिर क्या हो, हाँ ये आपने कैसे एक्वायर किया हो, कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट से अराइज हुई हो। ठीक है जी। क्या इंटरनली जनरेटेड गुडविल को इंटेंजिबल एसेट बोला जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा? नहीं। क्या परचेज गुडविल को किया जाएगा? हाँ। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है, सेपरेबल तो ये अभी भी नहीं है, बट ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है। ठीक है जी। नॉन मॉनेटरी एसेट मतलब जिसका रिकवरेबल अमाउंट फिक्स नहीं हो। ओके, फिर हमने कहा कि कोई आपने एसेट खरीदा जिसमें टेंजिबल पोर्शन भी है इंटेंजिबल भी है, तो क्या करें, उसको टेंजिबल माने कि इंटेंजिबल माने? तो कहा कि देखना ज्यादा कौन सा एलिमेंट सिग्निफिकेंट है, विच एलिमेंट इज मोर सिग्निफिकेंट। तो अगर सॉफ्टवेयर खरीदा सीडी में तो हमारा पर्पस सॉफ्टवेयर खरीदना था, अगर लैपटॉप खरीदा जिसके साथ सॉफ्टवेयर भी मिला तो हमारा पर्पस लैपटॉप खरीदना था, कंप्यूटर खरीदना था। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वही था, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। इनिशियल मेजरमेंट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट में मैंने कहा था सब कुछ वही है, इंडिया 16 वाला, बस डीकमीशनिंग वाला मत आने देना, क्योंकि यहाँ पे कौन सा आप इंस्टॉल करने वाले हो और कौन सा उसको डिसमेंटल करने वाले हो। ओके, बाय वे ऑफ एक्सचेंज में वही सब, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन पहली प्रायोरिटी, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट परचेज दूसरी प्रायोरिटी, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन तीसरी प्रायोरिटी, और अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस का लैक हुआ तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन। बिजनेस कॉम्बिनेशन में अगर आप खरीदते हो कोई इंटेंजिबल एसेट को तो आप उसे किस पे रिकॉर्ड करोगे? फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, भले ही वो एक्वायरी की बुक्स में हो या ना हो, उसे सेपरेटली रिकॉर्ड करना। जब तक उसे सेपरेट किया जा सकता हो उसे गुडविल का पार्ट मत मानना। याद है, बताया था। ओके, फिर मैंने कहा था इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी कि इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता तो गुडविल में रिकॉग्नाइज कर लेना, और किसी और आइटम के साथ मर्ज करके ही वो ट्रांसफर हो सकता है वगैरह, तो उसको साथ मर्ज करके ही शो करना। ठीक है। डेफर्ड कंसिडरेशन बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट पीरियड, अगर अपन पेमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट एलिमेंट भी होता है उसमें, तो इंटरेस्ट एलिमेंट को अलग करके नेट वैल्यू पे उसको क्या करना, कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करना। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, उसके बारे में हमने पढ़ा, तो सर इंटरनली जनरेटेड जो गुडविल है वो तो आइडेंटिफिएबल नहीं है, वो तो आइडेंटिफिएबल नहीं है, और उसकी कॉस्ट भी रिलायबली मेजर नहीं की जा सकती है, तो वो इंटेंजिबल एसेट का पार्ट नहीं होगा। लेकिन बाकी गुडविल के अलावा कोई इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स हो, उसमें क्या करना सर, उसमें दो फेज होंगे, एक रिसर्च फेज होता है और एक डेवलपमेंट फेज होता है। तो रिसर्च फेज में किया हुआ खर्चा तो आप हैंड टू हैंड क्या कर देंगे सर, हम क्या कर देंगे, जिस साल भी खर्चा हुआ है उसी साल क्या कर दिया जाएगा, पीएनएल से चार्ज कर दिया जाएगा, पीएनएल में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया जाएगा। और डेवलपमेंट फेज में जो भी खर्चा हुआ है उसे क्या किया जाएगा, कैपिटलाइज किया जाएगा और इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। अब सर डेवलपमेंट फेज कब स्टार्ट हो जाता है, रिसर्च फेज कब खत्म हो जाता है? रिसर्च मतलब आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, लेकिन अभी तक आपके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, कांट डेमोन्स्ट्रेट दैट इंटेंजिबल एसेट एग्जिस्ट। डेवलपमेंट फेज क्या होता है, द फेज दैट कन्वर्ट द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च इनटू द मार्केटेबल प्रोडक्ट। उस डेवलपमेंट फेज में आप क्या करते हो, उसको डेवलप करके मार्केटेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हो। चलिए अब सर पढ़ते हैं आगे। सर वो लिखवाने वाले थे ना आप, हाँ, कि डेवलपमेंट कब चालू हो जाता है, डेवलपमेंट फेज, तो लिखो। स्टार मार्क। एन इंटेंजिबल एसेट, एन इंटेंजिबल एसेट arising from development phase
should be recognized, should be recognized if and only if and only if an entity can demonstrate all of the following conditions. Any of the nahi, all of the following conditions. All of the following conditions. पहला, technical feasibility of completion. Technical feasibility of completion. Of completion of intangible asset. तो जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, अब सॉफ्टवेयर ऐसे थोड़ा ना बन जाता है, उसके रिगार्डिंग काफी सब सोचना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। मैंने आईफोन का भी एग्जांपल दिया। तो ये जो भी आप मशीन वगैरह बनाते हो, उसमें जो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट, जो भी प्रोग्रामिंग करते हो वगैरह, तो ये क्या होना चाहिए, बन के तैयार हो जाएगा। तो बन के तैयार हो जाएगा के लिए पहले क्या होगा, टेक्निकली क्या होना चाहिए, टेक्निकल फिजिबिलिटी हो जाएगा कि वाकई में वो तैयार हो जाएगा। टेक्निकली वो क्या है, फिजिबल है, जो हम सोच रहे हैं वाकई में वो ऑन द ग्राउंड बात की जा रही है कि यस वो हो जाएगा, हवा में बात नहीं की जा रही है। ओके, दूसरा पॉइंट, इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट। इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट। ऑनलाइन वालों तुम्हें दिख रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, इंटेंजिबल टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट। आपका पूरा पूरा पक्का वाला इरादा है कि यस आप इंटेंजिबल एसेट को पूरा करेंगे। ऐसे नहीं है कि रिसर्च कर लिए भाग गए, बस मैं तो बस ऐसे देख रहा था बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है ना। इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट। तीसरा, एबिलिटी, एबिलिटी टू यूज, और जो आप चीज बना रहे हो वो यूज करने के लायक होगी, जिसको आप बेच सकते हो, या तो यूज कर पाओगे या बेच पाओगे। द इंटेंजिबल एसेट। पता चला बना तो रहे हो, बन गया कुछ, समझ में नहीं आ रहा क्या बना, ठीक है ना, समझ में नहीं आ रहा क्या बना। ओके, वैसा नहीं होना चाहिए। तो एबिलिटी यूज और सील द इंटेंजिबल एसेट। आप क्लियरली बताएंगे हाउ द इंटेंजिबल एसेट, how the intangible asset will generate probable future economic benefits, probable future economic benefits। किस इंटेंजिबल एसेट से आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे कमा पाएंगे। फिफ्थ नंबर, availability of adequate resources, availability of adequate resources like, सर
जो काम आप पूरा करने जा रहे हो, इंटेंजिबल एसेट्स को बनाने जा रहे हो, आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज तो है या नहीं है, लाइक टेक्निकल, फाइनेंशियल। पता चले पॉकेट में पैसा है नहीं, बस बनाने की इच्छा है, कोई हाँ सॉफ्टवेयर बनाएंगे लेकिन पॉकेट में पैसा ही नहीं है, तो आगे अपना कंटिन्यू कैसे करोगे तुम अपना रिसर्च या डेवलपमेंट। ओके, फाइनेंशियल और अदर टू कंप्लीट द डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट को पूरा करने के लिए आपके पास पैसे भी होने चाहिए, कुछ और रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है उसको कंप्लीट करने के लिए वो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। हाँ जी, एबिलिटी टू रिलायबली मेजर, एबिलिटी टू रिलायबली measure the expenditure during its development, during its development, during its development। ओके सर, बस हाँ बस, क्या क्या याद रखना है सर? एक तो क्या हो, दो तो क्या है, सुनना, दो तो वही है जो आपका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है ना, वही फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलेगा इससे, और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, छह में से दो तो वही हो गए। अच्छा जी, और क्या हो गया सर? और क्या हो गया? और क्या क्या है सर? एक तो टेक्निकली क्या होना चाहिए, फिजिबल, आपका क्या होना चाहिए, इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट, और क्या होगा, दो और कौन से बच गए, एक तो एबिलिटी हो गया और दूसरा अवेलेबिलिटी हो गया। एबिलिटी मतलब आप उसको यूज और सेल करने के लिए एबल हो, और दूसरा क्या हो गया, एडिक्वेट रिसोर्सेज हो आपको उसको पूरा करने के लिए। ओके सर, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, मतलब दो तो कंप्लीशन के रिगार्डिंग हो गए, दो तो कंप्लीशन की रिगार्डिंग, एक तो फिजिबल है उसको कंप्लीट करना और आपका इरादा है उसको कंप्लीट करना, ठीक है ना। दो हो गया आपका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, और दो क्या हो गया, एबिलिटी टू यूज और सेल और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ओके सर, अब याद हो सकता है। चलिए, डन है क्या यहां तक? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं, लिखो 4 मार्क। कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज फ्रॉम डेवलपमेंट फेज, क्या क्या शामिल करना है और क्या क्या शामिल नहीं करना है। कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। अच्छा सर, डेवलपमेंट फेज में तो सारे खर्चे शामिल करते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट फेज में सारे खर्चों को शामिल कर लेंगे क्या। कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज फ्रॉम डेवलपमेंट फेज, रिसर्च फेज में तो जो खर्चा होगा वो सारा का सारा पीएनएल में जाएगा ही जाएगा। डेवलपमेंट फेज में कितना खर्चा आप कैपिटलाइज करेंगे और कितना खर्चा आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। सर क्या हमें कैपिटलाइज करना है, ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, देखते चलना। ओके, क्या कैपिटलाइज करना है, ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। ओके, इट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स क्या क्या है,
हाँ लिख लो चाहे। इंक्लूड्स, पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड, इसको बनाने में क्या क्या आप यूज कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय कॉस्ट, वही मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, डायरेक्ट हो गया ना, डायरेक्ट कॉस्ट पता करना है। फीस टू रजिस्टर अ लीगल राइट, फीस टू रजिस्टर अ लीगल राइट, और क्या होगा, अमोर्टाइजेशन ऑफ, अमोर्टाइजेशन समझते हैं क्या होता है, जैसे टेंजिबल एसेट के लिए आप डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं, वैसे यहां पर कॉस्ट को हर साल अलोकेट करने के लिए पीएनडल में अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज किया जाता है। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट एंड लाइसेंसेस, patent and licenses that are used to generate the intangible asset, to generate the intangible asset। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट को बनाने के लिए किसी और इंटेंजिबल एसेट का यूज किया जा रहा है, पेटेंट और लाइसेंस का, तो कोई बात नहीं, किसी एक इंटेंजिबल एसेट को बनाने के लिए अगर आप किसी दूसरी इंटेंजिबल एसेट का यूज कर रहे हैं, तो उन दूसरी इंटेंजिबल एसेट जिनको आप यूज कर रहे हो, उनका जो अमोर्टाइजेशन है हर साल का, डेप्रिसिएशन वाला पार्टी, अमोर्टाइजेशन वाला जो पार्ट है, उसे क्या किया जाएगा, उसे भी इसकी कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, क्या क्या शामिल नहीं करना सर, एक्सक्लूड्स, क्या क्या शामिल नहीं करना, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एंड अदर जनरल ओवरहेड, जनरल ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए एक तरीके से, इनको शामिल नहीं करना। एबनॉर्मल लॉसेस, सर ये तो वो कॉस्टिंग वाले पार्ट हो गया हमारा, हाँ, एबनॉर्मल लॉसेस इसको शामिल मत करना। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, अरे सर ये तो वहां पे पीपी में भी लिखवाया था ना, हाँ, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस ये भी शामिल मत करना। इंडिया 16 में भी और 38 में भी ऑब्वियसली। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, स्टाफ को ट्रेन कर रहे हो तो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट यहां पे कवर नहीं होगा, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट यहां पे कवर नहीं होगा, ध्यान रखें। बढ़े आगे, ठीक है। हाँ जी, क्या चल रहा है सर हमारा, सर हम लोग इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट देख रहे थे, उसके बाद हमने उसके बारे में भी लिखा, और डेवलपमेंट फेज में भी लिखा है अब हमने कि भैया डेवलपमेंट फेज में हमको कौन सी तो कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है और कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करनी है। अब अदर पॉइंट्स, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, other important points relating to, वैसे तो इसी में लिख सकते थे ब्लैक करके, क्योंकि ये भी किससे रिलेटेड है, इंटरनली
जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट। क्या क्या सर? पहला, if it is difficult, if it is difficult to distinguish, ये पता लगाना मुश्किल है, डिफरेंस करना मुश्किल है कि कब तो रिसर्च फेज था और कब डेवलपमेंट फेज। रिसर्च फेज चल रहा है या डेवलपमेंट फेज चल रहा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा। क्या लगता है, क्या मानोगे? रिसर्च फेज मानोगे या डेवलपमेंट फेज मानोगे? बोलो। जब मामला गड़बड़ है, पता नहीं चल पा रहा है कि डेवलपमेंट फेज चालू हो गया है क्या, दैट मीन्स वो रिसर्च फेज ही चलेगा। जब तक हम क्लियरली को 6 चीजें बता नहीं पाएंगे, उनके बारे में प्रूफ नहीं दे पाएंगे, तब तक वो रिसर्च फेज ही चलेगा। तो लिख दो, ट्रीटेड एज रिसर्च फेज, ट्रीटेड एज रिसर्च फेज। तो कभी क्वेश्चन वाला बोले कि देखो जी डाउट है, रिसर्च फेज है, डेवलपमेंट फेज है, पता नहीं चल पा रहा है, तो आप उसे रिसर्च फेज ही ट्रीट करना और पीएनएल में ट्रांसफर कर देना उस कॉस्ट को। सेकेंड, आइटम्स जिनको आप इंटेंजिबल एसेट मानेंगे ही नहीं, आइटम्स दैट शुड नॉट बी, recognized, that should not be recognized as an intangible asset, as an intangible asset। ऐसा आइटम जिसको आप इंटेंजिबल एसेट मानेंगे ही नहीं, क्या है सर वो? ब्रांड, कस्टमर लिस्ट, ये बात कब हो रही है? इंटरनली जनरेटेड, इंटरनली किसी के खरीदे हो तो तब फिर क्या होगा? यस, तो आपके इंटेंजिबल एसेट का पार्ट होंगे। लेकिन ये कब है? इंटरनली जनरेटेड के लिए बात हो रही है कि इंटरनली जनरेटेड हो तो उसमें ब्रांड वैल्यू तुमने भाई काम करते करते ब्रांड बना लिया तुमने, अब ब्रांड वैल्यू को तुम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे एज एन इंटेंजिबल एसेट। अच्छा, कस्टमर लिस्ट है, कस्टमर लिस्ट तुम्हारी बन गई, आज तक हम लोगों ने इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, पूरी लिस्ट तैयार है हमारे पास, तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड थोड़ा ना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इंटरनली जनरेटेड। हाँ, मैंने कुछ खरीदा हो पैसा देके, वो लिस्ट मैंने खरीदी हो पैसे देके, तो यस, वो मैंने पैसे देके, कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली ना, तो अभी उसको मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, होता है ना, खरीदे जाते हैं ना बच्चों के डेटा, आते हैं ना तुम्हारे पास अलग अलग इंस्टीट्यूट से फोन, बेटा हमारे इंस्टीट्यूट आ जाओ, है ना, हम तुमको डिस्काउंट देंगे वगैरह वगैरह, हमारा नया बैच चालू हो रहा है एटसेट्रा। ये सब क्या होता है? ये सब खरीदे जाते हैं, ये पूरा डेटाबेस खरीदा जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल आपके नंबर बिकते हैं। कौन बेचता है? सीएम इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, और क्या, बिल्कुल सही में सीएम, वरना हर इंस्टीट्यूट के पास आपके डेटा कहाँ से आते हैं? कैसे मैसेज आने लग जाते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के, जैसे तुम लोगों रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, आने लग जाते हैं ना, क्योंकि डेटाबेस सील होता है। ठीक है, चलिए, ओके। उसके बाद पब्लिशिंग टाइटल्स, पब्लिशिंग टाइटल्स और मास्ट हेड्स। सर ये क्या है मास्ट हेड्स? दैनिक भास्कर, सबसे न्यूज़पेपर में फ्रंट पे क्या लिखा था? दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब क्या है? ये मास्ट हेड्स है। ये क्या है? मास्ट हेड्स हैं। ठीक है ना, ये जो हेडिंग है ना, इनको बोला गया मास्ट हेड्स। अब आज एक बात बताओ, आज दैनिक भास्कर की वर्थ है कि नहीं है? उस नाम की वर्थ है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये इंटरनली जनरेटेड है ना, वो जब बेच के जाएगा तो उसका पैसा लेगा, लेकिन अभी तो इंटरनली जनरेटेड है कि नहीं है, खुद रिकॉर्ड नहीं करेगा। अच्छा, पब्लिशिंग टाइटल्स, वो अभी नाम भूल रहा हूं मैं, पता नहीं क्यों,
मेलोना है क्या? हाँ, इटली से क्या? गूगल करके देखते हैं। मेलोना ही ना? मेलोनी, ओके मेलोनी, ठीक है। हाँ, तो मेलोनी ने मोदी को इनवाइट किया इटली में, है ना? ठीक है ना? ये क्या है? ये पब्लिशिंग टाइटल्स है। ये क्या है? पब्लिशिंग टाइटल। उनकी जो हेडिंग है, सब हेडिंग्स है ना, वो क्या कहलाए? पब्लिशिंग टाइटल्स कहलाए। ठीक है ना? कभी आता है सुविचार, या मतलब कोई भी एक टैग लाइन जो वहां पे बार बार बिकती है, जिसके लिए इंसान बार बार जाता है, जैसे क्रिकेट वाले के लिए जाता ही जाता है। ये सब पब्लिशिंग टाइटल्स हैं, है ना? क्या कल मैंने एक दिन दिख रहा था अभी इंस्टा पे रील्स में, मोदी जी जब बने प्रधानमंत्री बने, तो लिखा क्या आ रहा है? मोदी जी ने इस्तीफा सौंपा। अब जो पढ़ेगा वो क्या लगेगा? उस टाइम क्या था, जैसे डाइसी चल रहा था ना, कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, ऐसा मामला चल रहा था। तो मोदी जी ने इस्तीफा सौंपा। भैया क्या चक्कर हो गया? मोदी ने इस्तीफा दे दिया, मोदी जी नहीं बनेंगे क्या? ये तो बड़ा खतरनाक न्यूज आ गया। फिर पता चला बनने से पहले इस्तीफा देना पड़ता है, उसके बाद वापस नया शपथ लेना पड़ता है। समझ में आया? तो मतलब ये सब क्या है? पब्लिशिंग टाइटल्स है। तो मास हेड और पब्लिशिंग टाइटल साथ में ही होता है, इंडिविजुअल इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है ना? साथ में इनका रोल है। ठीक है ना? तो मास हेड तो वो जैसे सीएनबीसी आवाज पे वो न्यूज आई, सीएनबीसी, तो वो सीएनबीसी हो गया, और वो पब्लिशिंग टाइटल हो गया। चलिए, तो हालांकि अपने को इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना अगर ये इंटेंजिबल, सॉरी इंटरनली जनरेटेड हो तो। ठीक है जी? ओके, नेक्स्ट, थर्ड वन। ठीक है। अब इंटरनली जनरेटेड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज चल रहा है ना। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज चल रहा है, अपन लोग क्या करते हैं, अपने रिसर्च फेज का जो खर्चा होता है वो तो पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं, और जो डेवलपमेंट फेज का खर्चा होगा उसे कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन मान लो किसी दूसरी कंपनी का आर&डी चल रहा था, किसी दूसरी कंपनी का आर&डी चल रहा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा था, मैंने उस कंपनी को खरीद लिया, मैंने उस कंपनी को खरीद लिया, उसका कुछ खर्चा लगा हुआ होगा रिसर्च फेज का या डेवलपमेंट फेज का जो भी, तो उसका क्या किया जाएगा? उसका क्या किया जाएगा? तो वो लिखते हैं, लिखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, आर&डी प्रोजेक्ट, आर&डी प्रोजेक्ट acquired acquired as a part of business combination, as a part of business combination। तो अगर आपने ऐसा किया है तो it can be recognized, it can be recognized, इसे आप बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना, एज एन इंटेंजिबल एसेट, as an intangible asset, if it meet the definition, if it meet the definition and it is identifiable, and it is identifiable, then it is identifiable। okay, अच्छा अच्छा, ध्यान रखना, खुद ने रिसर्च करा पीएनएल में डालेगा, खुद ने डेवलपमेंट फेज में किया खर्चा कैपिटलाइज होगा, एक्वायर किया है ना, तो एक्वायर किया तो आप क्या करना, सिंपली कैपिटलाइज करना, उसको पीएनएल में मत ट्रांसफर करना। एक्वायर करने के टाइम में आर&डी प्रोजेक्ट के लिए अगर आपने कुछ भी पे किया हो तो ऑब्वियसली आप उसे क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। वो रिसर्च फेज का पे किया, डेवलपमेंट फेज का पे किया, दैट डजंट मैटर। सर वो आर&डी के अंदर हमने एक्वायर किया, उसके बाद हम उसको लाके फिर रिसर्च कर रहे हैं,
उसका मतलब तो रिसर्च फेज चालू है ना अभी भी भैया, तब भी तुम अपना दिमाग मत लगाना। अगर आप बिजनेस कॉम्बिनेशन में कुछ एक्वायर किए हो तो उसे कैपिटलाइज करोगे, उसके बाद यहाँ लाके तुम रिसर्च कर रहे हो अगेन, तो रिसर्च तुम्हारा वाला रिसर्च फेज का खर्चा P&L में जाएगा और डेवलपमेंट फेज का खर्चा कैपिटलाइज होगा, वही ट्रीट में रखना। बट बिजनेस कॉम्बिनेशन में अगर एक्वायर किया कोई R&D प्रोजेक्ट तो तुम उसे क्या कर दोगे, कैपिटलाइज कर दोगे। क्लियर है वाली चीज? तो खरीदा है, पैसा दिया है, फेयर वैल्यू डिटरमाइन किया है, तो फेयर वैल्यू पे तुम रिकॉर्ड करना ऑब्वियसली, ठीक है जी। और तुम्हारा उसके बाद भी तुम रिसर्च करते हो, भाई खुद का रिसर्च बाकी रह गया ना, तो रिसर्च फेज का खर्चा P&L में, डेवलपमेंट फेज का खर्चा कैपिटलाइज। डन। चलिए सर, ये भी हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं, टाइम है ना अभी तो? हाँ सर, अभी तो टाइम है सर। खत्म कर दें क्या आज ही? बिल्कुल सर। अभी तो आधा लिखा है मैंने, आधा बाकी है, तो 2 दिन बाद लिखा है, अभी आप पूरा खत्म कर दोगे? इच्छा तो यही हो रही है। लिखो, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट याद है इंडिया 16 में भी लिखा था बैलेंस शीट की डेट को। अभी देखना सेम एज में चला जाएगा कितना। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बोले तो एट ईच बैलेंस शीट डेट, हर बैलेंस शीट डेट को आप क्या करोगे, इंटेंजिबल एसेट को किस पे मेजर करोगे? वही 2 मॉडल, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। सेम लिख दूं, सेम एज इंड एयर्स 16, बस एक्सेप्शन लिख लेना। एक्सेप्शन क्या? अगर आपको रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करना है ना, तो उसके लिए इंटेंजिबल एसेट का एक्टिव मार्केट होना जरूरी है। इंटेंजिबल एसेट का क्या होना जरूरी है? एक्टिव मार्केट। टेंजिबल एसेट पीपीई के अंदर ये लाइन नहीं लिखा हुआ था, बट यहां पे ये लिखा हुआ है, एक्सेप्शन लिखो। इफ एक्टिव मार्केट if active market is not available, बेचने के लिए एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं है, then revaluation model can't be used, तो फिर रिवैल्यूएशन मॉडल आप यूज नहीं कर सकते हो। ओके, तो उस केस में कौन सा मॉडल यूज किया जाएगा? कॉस्ट मॉडल। लिखवाने की जरूरत थोड़ी ना है, बस। तो अगर आपका एक्टिव मार्केट नहीं हो तो आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज नहीं कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना। बाकी आप कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल दोनों यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अपन ने वो रिवैल्यूएशन मॉडल में अलग अलग पॉइंट्स पढ़े थे ना, रिवैल्यूएशन मॉडल में अलग अलग पॉइंट्स पढ़े थे ना, कि रिवैल्यूएशन कितनी बार करना है फ्रीक्वेंटली, सेम क्लास के लिए अपने को क्या करना है, सेम मॉडल यूज करना है, तो सब चीजें सेम रहेगी। तो एक बार लिख देता हूं यहाँ पे रिवैल्यूएशन मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल जिसमें फ्रीक्वेंसी कितनी बार करना है, सेम। सेम बोले तो अगर ज्यादा वोलेटाइल हो रहा हो वैल्यू तो हर साल, नहीं हो रहा हो तो 3 से 5 साल, याद है? ओके। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन की जगह वर्ड क्या आएगा? अमोर्टाइजेशन। एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। कॉस्ट मॉडल कैसे करते हैं, याद है ना? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन माइनस क्या, इंपेयरमेंट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, है ना? बस डेप्रीशिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन वर्ड हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। याद है इसके लिए अपन ने पढ़ा था 2 अप्रोच। एक में तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना है और एक में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट नहीं करना है, ग्रॉस अप्रोच और नेट अप्रोच। याद आया? एक में तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू हम कम कर देते थे, और अब क्या करते थे, रिवेल करने पे फायदा हो रहा है,
तो एसेट टू रिवैल्यूएशन गेन, और नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूएशन लॉस टू एसेट अकाउंट। अच्छा, और अगर आपको ग्रॉस अप्रोच फॉलो करना था जिसमें आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे ही एसेट को मेंटेन करना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी मेंटेन करना है, तो सिंपली पहले तो आप क्या करना, परसेंटेज गेन और लॉस देख लेना कैरिंग अमाउंट पर, और उस परसेंटेज और गेन या लॉस को क्या करना, ओरिजिनल कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में एडजस्ट कर देना। यही पढ़ा था, सेम चीज यहाँ पे भी होगी, बस डेप्रिसिएशन की जगह वर्ड नाम क्या आएगा, वर्ड क्या यूज होगा, अमोर्टाइजेशन। ठीक है जी, वही बात, तो कुछ नहीं लिखवा रहा, सेम सेम। रिवैल्यूएशन अगर आप करते हो टू बी अप्लाइड, revaluation to be applied to entire class of asset, entire class of asset, इसमें भी क्या सेम, बट एक्सेप्शन क्या है इसका, एक्सेप्शन क्या है सर, रिवैल्यूएशन मॉडल पे ये आपको अगर किसी एसेट को रखना है रिवैल्यूएशन प्राइस पे, तो उसके लिए जरूरी है कि उसका एक्टिव मार्केट हो, आया नहीं, तो एक्सेप्शन क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल देखना, एक्सेप्शन में आपके पास 4 सॉफ्टवेयर हैं, सॉरी 5 सॉफ्टवेयर हैं, 5 सॉफ्टवेयर हैं, उसमें से 4 सॉफ्टवेयर का तो क्या है, एक्टिव मार्केट है, और एक सॉफ्टवेयर का एक्टिव मार्केट नहीं है ही नहीं, तो अब क्या करूं मैं, इनके लिए कॉस्ट मॉडल यूज करूं या रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करूं। फिर उस एक सॉफ्टवेयर के लिए तो रिवैल्यूएशन मॉडल हो नहीं सकता क्योंकि उसका एक्टिव मार्केट नहीं है। अब दूसरा क्लॉज आता है कि सबके लिए सेम क्लास ऑफ एसेट के लिए सेम यूज करना चाहिए, तो हम क्या करके आ सकते हैं, हो सकता है हम ये आंसर देके आ जाए कि कॉस्ट मॉडल यूज करो, बट ये गलत होगा। ये कहता है कि भैया जिनका एक्टिव मार्केट है उनके लिए तुम क्या कर लो, रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर लो, लेकिन मान लो अगर किसी का एक्टिव मार्केट नहीं है तो आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं जी, आप कॉस्ट मॉडल यूज कर लेना। इसमें ये क्लोज कहीं ब्रेच नहीं होगा क्या कि आप सेम क्लास ऑफ एसेट के लिए सेम मॉडल यूज करना है, समझ में आएगा, चलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर एक्टिव मार्केट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जरूरी नहीं है सेम मॉडल यूज करना, आप तो चाहते ही थे सेम मॉडल यूज करना, बट पॉसिबल ही नहीं है सेम मॉडल यूज करना क्योंकि उसका एक्टिव मार्केट नहीं है। लेकिन हाँ अगर एक्टिव मार्केट हो तब सबके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो रिवैल्यूएशन या फिर कॉस्ट, करो तो सबके लिए, वरना किसी के लिए, सबका साथ सबका विकास, समझा, हाँ जी। क्या आपको याद है ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन गेन और लॉस? हाँ सर, फर्स्ट टाइम रिवेल करते हैं, गेन होता है तो ओसीआई में ट्रांसफर होगा, लॉस होगा तो पीएनएल में ट्रांसफर होगा। गेन होने के बाद अगेन गेन हो जाए ओसीआई में ट्रांसफर होगा, लेकिन गेन होने के बाद लॉस हो जाए तो पहले तो ओसीआई से विड्रॉ करो और फिर उसके बाद जितना ओसीआई में था ओसीआई से विड्रॉ कर लो, बाकी पीएनएल में डेबिट कर दो, डन। अच्छा ये पढ़ा है ना, याद है ना? हाँ सर, सेम लिख दो, सेम एज इंडिया 16 है ना, बार बार नहीं लिख रहा, बस सेम लिख दिया। फिर अपन ने वहां पढ़ा था ना ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस, हर साल एक्सेस डेप्रिसिएशन के बराबर अगर हम रिवैल्यूएशन ना करते और अब हमने रिवैल्यूएशन किया है तो रिवैल्यूएशन करने पे फायदा हुआ, फायदा होने पर फ्यूचर में एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ सर, वैसे यहाँ पे भी तो एक्स्ट्रा अमोर्टाइजेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और उस एक्स्ट्रा अमोर्टाइजेशन के बराबर हर साल रिवैल्यूएशन सरप्लस से अमाउंट किधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा, याद है? वो ऑप्शनल था ना, याद है वो ऑप्शनल था, कंपलसरी क्या था,
अगर एसेट बुक से डी रिकॉग्नाइज कर दी जाए तो कंपल्सरीली आपका जितना भी रिवोल्यूशन सरप्लस है वो किधर ट्रांसफर हो जाएगा, रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर हो जाएगा। वही रूल है, सेम वही रूल यहाँ पर भी, अगर एसेट डी रिकॉग्नाइज करते हो तो कंप्लीट वैल्यू हैंड टू हैंड ट्रांसफर करना कंपल्सरीली। और अगर एक्सेस अमोर्टाइजेशन चार्ज हो रहा है आने वाले साल में तो ऑप्शनल है, आप चाहें तो हर साल एक्सेस अमोर्टाइजेशन के बराबर हर साल अमाउंट रिवोल्यूशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दीजिए। ओके, रिवोल्यूशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स। अरे सर कितना सब कुछ तो सेम हो गया है सर, बड़ा मजा आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। अरे बोलो ना। लक्षिता। हाँ सर, बहुत मजा आ रहा है, बहुत इजी है। ओके, अब क्या करें, अब आगे चलेंगे ना। कल क्वेश्चंस और भी करवा देंगे आपको। नेक्स्ट हैशटैग subsequent cost, subsequent cost incurred। वहां तो अपन ने ऐसे देखा था ना कि मेंटेनेंस का कर रहे हो, सर्विसिंग का कर रहे हो अगर, तो क्या करोगे, पीएनएल से चार्ज करोगे। अगर फिर उसमें वो पार्ट, याद है वो पार्ट रिप्लेस कर रहे हैं, या इंस्पेक्शन वाला वो केस था, तो हम क्या कर रहे थे, इंस्पेक्शन को भी एज अ पार्ट कंपोनेंट कंसीडर कर रहे थे। और उसको क्या करते हैं, जब हम नया पार्ट लेते हैं, नया करते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे और पुराने वाले को बुक से हटा देंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ झंझट नहीं, सब्सिक्वेंट कॉस्ट होगा तो एंड टू एंड पीएनएल में ट्रांसफर करके खत्म करना। तो लिखो कंपोनेंट अकाउंटिंग इसमें चलेगा ही नहीं ना इसमें, ठीक है ना, कंपोनेंट अकाउंटिंग इसमें नहीं चलेगा। चलिए ओके, देखो लिखो मोस्ट सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जितने भी बाद में कोई खर्चे होते हैं डू नॉट रिजल्ट इन एक्सेस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, उससे आपको कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिलने वाला है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। therefore therefore such expenditure therefore such expenditures are transferred to P&L, they are charged to P&L। नेक्स्ट हैशटैग एक्सपेंडिचर इनकर्ड, खर्चा तो हुआ बट नो इंटेंजिबल एसेट्स, बट उसकी वजह से कोई इंटेंजिबल एसेट जनरेट नहीं होने वाली है, बट नो इंटेंजिबल एसेट, मतलब इस खर्चे को आपको कैपिटलाइज नहीं करना है। खर्चा तो हुआ बट इसे आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ या फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स, लिख दो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ expenditures should always be should always be
recognized, should always be recognized as an expense, as an expense. तो ये जो खर्चे हैं उन्हें क्या करना है, आपको खर्चा ट्रीट करना है. क्या क्या? पहला, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च. हमें भी पता है सर, रिसर्च फेज में जो भी खर्चा होता है P&L में ट्रांसफर करना होता है. एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एक्सेप्ट when it is acquired, when it is acquired. बता सकते हैं आगे क्या लिखने वाला हूं मैं? यस, एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन. तो किसी का बिजनेस एक्वायर किया और उसका R&D प्रोजेक्ट चल रहा था, उसका रिसर्च किया हुआ था, अब मैं उसको उसके लिए कुछ पे करना जा रहा हूं, तो यस, मैं उसे अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करूंगा, भले ही वो रिसर्च फेज का खर्चा क्यों ना हो. ठीक है ना? खुद का रिसर्च फेज P&L में, किसी और का रिसर्च फेज जिसके लिए मैं उसको पे कर रहा हूं, यस, वो खरीदा हुआ है मेरा, वो खरीदा हुआ है, इंटरनली जनरेटेड नहीं है, वो खरीदा हुआ है, तो उसे आप क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे. तो एक्सेप्ट व्हेन इट इज एक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन. बिजनेस कॉम्बिनेशन बस. ओके. फिर उसके बाद सेकंड, स्टार्टअप कॉस्ट. स्टार्टअप कॉस्ट, ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे तुमको, कंफ्यूज नहीं होना है. स्टार्टअप कॉस्ट, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग एक्टिविटीज, पहले भी लिखा था स्टाफ ट्रेनिंग का. एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग एक्टिविटीज. ओके. फोर्थ वन, एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज. क्वेश्चन वाला बोलेगा हमने एडवर्टाइजिंग किया, इसका फायदा हमें आने वाले 5 साल तक मिलेगा. उनको डराएगा, उनको बार बार ये सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि अच्छा इससे तो फायदा मिलेगा, इसे तो हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए. मत करना. एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल एक्टिविटीज को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना. ये सब वो लिखा रहा हूँ कि भैया इन पे कोई भी खर्चा हो रहा हो, कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कुछ नहीं, दिमाग में रखना ही नहीं है. क्वेश्चन वाला तय तुमको कितना भी परेशान करे. ओके. रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग. रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग. पार्ट or all of an activity or all of an entity. एंटिटी को इधर से उधर लेके जा रहे हैं, खर्चा हो रहा है, रीलोकेट रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंटरनली, तो भैया नहीं, हमको उस खर्चे को कैपिटलाइज नहीं करना है, हमें उस खर्चे को कैपिटलाइज नहीं करना है, एंड टू एंड P&L में ट्रांसफर करके खत्म करना है. ओके. आगे लिखो. हैशटैग अमोर्टाइजेशन. जैसे वहां पे डेप्रिसिएशन था, यहां पर अमोर्टाइजेशन. It is systematic allocation. It is systematic allocation of amortizable amount. वहां बोलते थे depreciable amount. Amortizable amount.
टू पी एंड एल, हर साल पी एंड एल में जाएगा अमोर्टाइजेशन अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ नहीं, यूजफुल लाइफ. It is systematic allocation of amortizable amount to P&L over its useful life. सर इसमें मेथड्स याद है वो SLM, WDV और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड. वही वाले इंडिया 16 वाले. इंडिया 16 में एक मना किया था ना, मेथड बेस्ड ऑन रेवेन्यू. हाँ सर, मेथड बेस्ड ऑन रेवेन्यू, रेवेन्यू के बेसिस पे आप अमोर्टाइजेशन को बुक करेंगे. तो सर यहां पे क्या होगा, मेथड बेस्ड ऑन रेवेन्यू. मोस्ट ऑफ द केसेस में तो क्या रहेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो इनअप्रोप्रिएट, नहीं यूज करना तुमको. इंडिया 16 भी मना करता है, यहां पर भी मना है, लेकिन कैन बी अप्लाइड, कैन बी अप्लाइड, कैन बी अप्लाइड only if revenue is the limiting factor. मतलब एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल यहीं पे, राइट टू ऑपरेट, right to operate toll up to specific revenue, up to specific revenue. गवर्नमेंट से मिलता है ना ये टोल का, कलेक्शन का. ये आपने सड़क बनवाई, अब गवर्नमेंट कह रहा है अगले 10 साल तक आप क्या कर पाओगे, हर आने जाने वाले इंसान से टोल कलेक्ट कर पाओगे. हाईवे पे जाते हो क्या, जाते होता है ना, टोल देना पड़ता है ना. हाँ सर देना पड़ता है, आने का, आने जाने का, होता है कि नहीं होता है. तो कहा अगर ऐसा कोई चीज है, तुमको ये लाइसेंस मिला हुआ है कि हाँ जी तुम टोल कलेक्ट करोगे, तो गवर्नमेंट ने बोला देखो जी, मैंने पूछा कितने साल तक, 50. तो गवर्नमेंट ने कहा मान लो 50 करोड़ तक, ठीक है ना, 50 करोड़ तक का कलेक्शन कर लेना, वहां तक तुम पैसा कलेक्ट कर सकते हो. तो इसका मतलब तुम्हारी लाइफ किसके बेसिस पर हो गई है, जब तक तुम वो 50 करोड़ का कलेक्शन नहीं कर लोगे तब तक ये तुम्हारा, तुमको लाइसेंस है कि नहीं है कि हाँ तुम कलेक्शन कर सकते हो. बिल्कुल. अब उस केस में सर अमोर्टाइज कैसे होगा, 50 करोड़ में से मान लो इस बार 5 करोड़ मैंने कलेक्ट कर लिया, तो 10% अमोर्टाइज कर लेना. 50 करोड़ में से मान लो मैंने 10 करोड़ अमोर्टाइज कर लिया, तो 20% अमोर्टाइज कर लेना. कलेक्ट कर लिया 50 करोड़ में से 10 करोड़ मैंने कलेक्ट कर लिया, मान लो कितना परसेंट, 20% हो गया ना, 20% अमोर्टाइज कर देना. तो अमोर्टाइजेशन इसमें किसके बेसिस पर हो जाएगा, रेवेन्यू के बेसिस पर हो जाएगा. क्यों, क्योंकि रेवेन्यू यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. वो एक टारगेट सेट हो गया, भैया इतना रेवेन्यू होगा ना, वहां तक ही तुम्हारी लाइफ है, तब तक ही तुम्हारे पास इंटेंजिबल एसेट लाइसेंस है पैसा कलेक्ट करने का, है ना क्या. चलिए अब आगे का मैं कल लिखवा दूं, ठीक है ना. बाकी तो वैसे सेम ही है ना सर. एक सेकंड रुको, यहाँ पे दो पॉइंट तो और लिख लो, 2 पॉइंट तो और लिख लो सर. कौन कौन से, अमोर्टाइजेशन पीरियड, जैसे वो डेप्रिसिएशन पीरियड था ना, कब से चालू करना है कब से खत्म, सेम एज इंडिया 16. कब से चालू करना है सर, भाई जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज होगा या रेडी टू यूज,
और वहां से लेकर कहां तक, बुक्स में डी रिकॉग्नाइज तक, याद है ना, डी रिकॉग्नाइज हो गया, या वो हेल्ड फॉर सेल हो गया, याद आ रहा है, हाँ सर वही वाला, ठीक है सर। और अमोर्टाइजेशन अमाउंट भी वही रहेगा, क्या, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अमोर्टाइज करना कितना है सर ओवर द लाइफ, अमोर्टाइजेशन अमाउंट कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, कल कुछ और लिखवाना होगा तो लिखवाएंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चंस कर लेंगे। सर ये जल्दी खत्म हो गया, हाँ थोड़ा बहुत लिखवाना बाकी है, वो लिखवा के कल क्वेश्चंस करवा देंगे। ओके तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय।